हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लक्ष्मी कुमारी इन्फो। आज हम भारत लोकतंत्र एक विकास इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। ये इंडिया डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी की बुक है, उसका ये चैप्टर है। इसमें हमसे ये क्वेश्चन बहुत बार हमसे पूछा जाता है कि महिलाएं और लिंग भेद में क्या अंतर है, महिलाओं का विकास पर क्या योगदान है। एमए, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, एमए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इनमें ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको घुमा के भी दे देते हैं। जैसे विकास में नारी से जेंडर, इनकी जेंडर का मतलब कुछ अलग मत समझना, वही लिंग भेद है। और विकास तक के संरचनात्मक परिवर्तन पर एक लेख लिखे, यानी कि इसमें इन्होंने पूछा है विकास में नारी से, यानी कि जो नारी का योगदान है विकास में, उसके बारे में बताना है। और विकास तक की, और उसने नारी ने विकास में क्या अपनी भूमिका निभाई है, उसके बारे में बताना है। और इसमें हमें देना है जेंडर, यानी कि लिंग भेद, उस पर किस प्रकार से लिंग भेद हो रहा है वो भी इसमें हमें क्वेश्चन में बताना है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, महिला और लिंग भेद में अंतर, लिंग भेद पर एक शॉर्ट नोट भी आ सकता है। टिप्पणियाँ आती हैं, खासकर इन क्वेश्चनों में टिप्पणियाँ लिखो, ऐसे भी आ सकता है। तो हम इसकी शुरुआत पहले इंट्रोडक्शन देंगे। हम इंट्रोडक्शन में हम यही बताएंगे कि जो पुरुष है वो स्त्रियों से किस प्रकार भिन्न है, वो शरीर के आधार पर उस भिन्न है, और उसे किन किन परिस्थितियों का सामना पड़ता है अगर वो विकास के क्षेत्र में अपना कदम रखती है। और उसे कामकाज के क्षेत्र में भी लिंग भेद के आधार पर भी मापा जाता है। पुरुषों को स्त्रियों के अकॉर्डिंग ज़्यादा सैलरी मिलती है, स्त्रियों को कम मिलती है। चाहे वो काम के घंटे हमेशा स्त्रियों के ज़्यादा होते हैं पुरुषों के अकॉर्डिंग, फिर भी उनका जो वेतन है वो पुरुषों से कम मिलता है। और वहाँ पर भी उनके साथ छेड़छाड़, बहुत सारी समस्याओं का सामना उन्हें वहाँ पर भी करना होता है। चलो इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करते हैं। पुरुष व स्त्रियों के बीच जैविक भिन्नता आमतौर पर उन्हें नर व मादा के रूप में दो पूरी तरह से विपरीत सामाजिक श्रेणियों में परिभाषित किए जाने और उसके द्वारा उन्हें पुरुषत्व व स्त्रीचित गुणों से संबंधित माने जाने का आधार है। यह लैंगिक भेद पुरुष व स्त्री के बीच अनेक अवैज्ञानिक, अविवेकी और कृत्रिम असहमतियां बन जाती हैं। यानी कि लिंग भेद पुरुषों और स्त्रियों के बीच वो आम वैज्ञानिक, यानी कि असमझ का भी कारण है कि स्त्रियों को कम समझते हैं, पुरुषों को अधिक समझते हैं, उनके साथ भेदभाव होता है। ये भेदभाव सिर्फ नौकरी क्षेत्र में नहीं, उनके साथ हर जगह होता है। जिस तरीके से यह असहमतियाँ प्रस्तुत की जाती हैं और फिर बुद्धि संगत बना दी जाती हैं, उसी को लिंगवत संबंध के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार जबकि लिंग प्राकृतिक व जैविक होता है, यानी कि लिंग प्राकृतिक है, वो जैविक है, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता, इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। लिंग भेद एक सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है, ये हमारे समाज की सोच है। महिलाओं के श्रम करोड़ों परिवार की जीविका में मुख्य भूमिका निभाते हैं। आजकल महिलाएं तो हर क्षेत्र में बराबर का अपना योगदान दे रही हैं, पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, फिर भी उन्हें उतनी इज्जत नहीं मिल रही है जितनी पुरुषों को मिलती है। महिलाओं के श्रम करोड़ों परिवार की जीविका में मुख्य भूमिका निभाते हैं, यानी कि जो महिलाएं हैं वो अभी भी काफ़ी परिवारों को चला रही हैं, अपनी जीविका से काम कर रही हैं। वे पुरुषों की अपेक्षा अधिक घंटे काम करती हैं और उन पर कई प्रकार की जिम्मेदारियां भी होती हैं, यानी कि वो पुरुषों से अधिक घंटे काम भी करती हैं। उनकी घर की जिम्मेदारियां होती हैं, उनके बच्चों की जिम्मेदारियां होती हैं, खाना बनाना, ये सारा काम स्त्रियाँ ही करती हैं। किंतु जो कार्य करती उन्हें सार्वजनिक या निजी रूप में कोई मान्यता नहीं मिलती, ना सार्वजनिक मिलती ना निजी रूप में। अब हम बात करेंगे इसमें प्रथम विकास, यानी कि जो प्रथम विकास हुआ उसमें महिलाओं ने अपने आप को ऊपर निखारा। प्रथम विकास दशक 1961 से 1970 में महिलाओं का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं था, किंतु दूसरे दशक की रणनीति में
दूसरी दशक की रणनीति में विकास प्रयासों में महिलाओं का पूर्ण समीकरण के महत्व का उल्लेख तथा विकास के सभी स्तरों पर महिलाओं को एजेंट तथा कार्यकर्ता के रूप में माना गया। यानी कि पहले तो उनके जो काम कर रही थी उनका कोई कहीं तक भी कोई लेख नहीं था, यानी कि उनके कोई भी किसी प्रकार से कहीं पर भी उनका नाम नहीं था कि वो क्या काम कर रही हैं, कितना योगदान दे रही हैं। उनको पहली बार प्रथम विकास दर यानी कि 1961 से 1970 में जो वो रिकॉर्ड हुआ है उसके अंदर उनका थोड़ा बहुत ही योगदान का उल्लेखन किया गया है। ऐसा नहीं कि पूरा उनको बताया कि ये को, ऐसा कुछ नहीं है, उनका बहुत थोड़ा सा योगदान दिखाया गया है। 1990 के दशक में यह सुनिश्चित किया गया कि परिवर्तित प्राथमिकताओं में समस्या की अधिक समझ प्रतिबिंबित होती है। यह समझा जाता है कि विकास के लिए महिलाओं को सशक्तिकरण करना, अधिक उत्पादन, अधिक समानता और सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है। यानी कि अब लोगों को ये समझ में आ गया कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना अनिवार्य है। उन्हें अधिक उत्पादन, यानी कि अगर वो अधिक उत्पादन, अधिक समानता और सामाजिक प्रगति, यानी कि समाज की जो प्रगति में योगदान दे सकती हैं, तो स्त्रियों को सशक्तिकरण यानी कि पढ़ाई लिखाई उनमें हर क्षेत्र में उन्हें बराबर का दर्जा देना होगा। तभी वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकेंगी और भारत के विकास में अपना योगदान दे सकेंगी। यहाँ पर हम डेफिनेशन करेंगे विकास का अर्थ, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही मेंशन करा है। क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन हमारा था विकास में नारी से जेंडर और विकास तक के संकलनात्मक परिवर्तन पर एक लेख लिखें, या महिलाएं और लिंग भेद, यानी कि विकास में भी उनकी भूमिका मांगी गई है स्त्रियों की। विकास का अर्थ, फर्स्ट हम विकास का अर्थ, अधिक उत्पादन, अधिक समानता, यानी कि अधिक उत्पादन करें, अधिक समानता हो, यानी कि उत्पादन के क्षेत्र में भी उन्हें बराबर सपोर्ट मिले और उनके साथ समानता से व्यवहार किया जाए, और अधिक सामाजिक प्रगति व स्वतंत्रता, इसके लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। यानी कि अगर विकास चाहते हो ना, तो उसके लिए महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबर का दर्जा देना होगा। अब हम बात करेंगे विकास में महिलाओं से लिंग भेद व विकास तक, यानी कि जो विकास में महिलाओं का क्या योगदान था, उनके साथ लिंग भेद किस प्रकार हो रहा था, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। विकास प्रक्रिया में महिलाओं को शामिल करने एवं अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्र में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विकास में नारी उपगम्यों ने महिलाओं पर एक समूह के रूप में ध्यान केंद्रित किया। यानी कि जब कुछ महिलाओं के समूह ने ये ध्यान दिया कि अगर महिलाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करनी, यानी कि उनका योगदान हमें चाहिए विकास के लिए, तो महिलाओं के रूप में उनको अधिकारों के ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा। और ये अधिकार ध्यान किसने दिया? नारी उपगम्य ने महिलाओं पर एक समूह के रूप में ध्यान केंद्रित किया। कहा कि यदि विकास में सिर्फ महिलाओं की ही उत्पादकता संविष्ट व सम्मिलित होगी तो वह अधिक प्रभावशाली होंगी। यानी उन्होंने कहा कि विकास में महिलाओं का योगदान होगा, उनकी उत्पादकता, यानी कि उनका जो काम करने के जो काम कर रही हैं, उनसे जो चीज़ें निकल रही हैं, उनको भी अधिक सम्मिलित किया जाए। इससे हमारा विकास और तेज़ी से होगा। इसमें महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने के अतिरिक्त नीति के अंतर्गत, यानी कि जो महिलाओं का समूह था जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के सुरक्षा के लिए कदम उठाए, उनको सबकी नज़रों में लाएं कि महिलाओं को बराबर का अधिकार है, उन्हें भी शिक्षा का अधिकार है, उन्हें भी काम करने का अधिकार है। ये सब चीज़ें जो महिलाओं ने किया, उन्होंने उसमें करा कि महिलाओं को
निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सेदार होना चाहिए। इनकी जो निर्णय लेने की क्षमता है ये सिर्फ ये नहीं कि पुरुषों में है, महिलाओं को भी बराबर की है। नौकरी के क्षेत्र में हर जगह महिलाएं भी निर्णय ले सकती हैं। महिलाओं को अधिक एवं सामाजिक अधिकारिता के साधनों को भी रेखांकित किया। यानी कि जो महिलाएं हैं उनके सामाजिक और महिलाओं को अधिक एवं सामाजिक अधिकारिता के साधनों को भी रेखांकित, इनके उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इनके कदम उठाए गए, जिसे लिंग भेद और विकास प्रतिमान के रूप में जाने लगा। यानी कि जो लिंग भेद और विकास के प्रतिमान के यानी कि लिंग भेद को दूर करने के लिए या महिलाओं का योगदान विकास में, महिलाओं का विकास कैसे हो, इसके रूप में जाना लगा। यानी कि ज़रूरी चीज़ें समझी जाने लगी। अभी उससे पहले तो महिलाओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था कि उन्हें बराबर का हक मिलना चाहिए, या नौकरी क्षेत्र में महिलाएं भी काम कर रही हैं, पुरुष भी काम कर रही हैं, पर जो महिलाओं का वेतन है वो पुरुषों के अकॉर्डिंग कम है, उन्हें कम दिया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। ये सारी परिस्थितियाँ अभी तक किसी ने ध्यान में नहीं ली हैं, पर जिन्होंने महिलाओं का ये जो समूह है उन्होंने सब लोगों का ध्यान केंद्रित किया है, अपनी ओर खींचा है। क्योंकि गरीबी कम करने और आर्य संवर्धक कार्यक्रम के अनुभव से पता चला है, यानी कि जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं गरीबी कम करने के लिए या संवर्धक कार्यक्रम, यानी कि निरंतर जो सर्वे होता रहता है, उनसे पता चला है कि महिलाओं की स्थिति, जनन क्षमता, स्वास्थ्य, पोषण, बच्चों की स्थिति और विकास के कई अन्य सूचांक प्रशिक्षणों के अवसरों की प्राप्ति से गहरे रूप से जुड़े हैं। यानी कि जो स्त्रियों की जनन क्षमता है, उनका स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये प्रशिक्षणों के अवसरों की प्राप्ति से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। यानी कि उनको सिखाने की ज़रूरत है, वो सही तरीके से भी सीख नहीं पाई हैं। हर क्षेत्र में उन्हें पीछे धकेला जा रहा है, यानी कि पुरुषों के अकॉर्डिंग बराबर का अधिकार दिया जाए। उनके साथ भेदभाव चलता आ रहा है। ये भेदभाव अभी नहीं, पहले से ही आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ स्वास्थ्य व शिक्षा के अवसरों तक पहुंच, अन्य गतिविधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी, यानी कि जो महिलाएं हैं उनकी पहुंच नहीं हो पा रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा, यानी कि ये जो सरकार ने अधिकार तो बना दिए कि महिलाओं को भी स्वास्थ्य की बराबर का अधिकार है या उन्हें भी शिक्षा प्राप्त है, पर कभी कभी ऐसा हो रहा है, कई परिवार उनकी शिक्षा खुद ही नहीं पूरी करने दे रहे हैं। कई ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि स्त्रियाँ अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ देती हैं। कुछ बच्चों की 10वीं तक पढ़ाई होती है, कुछ की 8वीं तक, यानी कि वो उन्हें उनकी शिक्षा तक पहुंच नहीं हो पा रही है। और वो कहीं भी ऐसा देखा जा रहा है कि वो स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी बहुत दूर हैं। उनके स्वास्थ्य की सुविधाएं भी उन्हें प्राप्त पूरी तरह से नहीं हो पा रही हैं। महिलाओं की हिस्सेदारी कई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक कारणों से अवरुद्ध हो जाती है। यानी कि जो उनकी हिस्सेदारी, यानी कि समाज में बराबर का हिस्सेदारी है, सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा या आर्थिक कारणों से अवरुद्ध, यानी कि उनके कई आर्थिक कारण भी होते हैं जिनसे वो पीछे रह जाती हैं। ये सब आर्थिक कारण ये नहीं उनके पर्सनल है, ये समाज ही हमारा पुरुष प्रधान समाज है, उसमें सब स्त्रियों के हमेशा अधिकारों का शोषण होता है। यह कहा गया है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महिलाओं को अभी भी इन कार्यक्रमों और सेवाओं के लाभ अनुभोगी के रूप में देखा जाता है। यानी कि लोग को इसको ऐसे नहीं ले रहे कि उनका अधिकार है, इनकी शिक्षा पुरुषों को मिलनी चाहिए, उतनी ही शिक्षा स्त्रियों को मिलनी चाहिए। यानी कि जो डॉक्टर, इंजीनियर पुरुष बन सकते हैं वो स्त्रियाँ भी बन रही हैं, काफ़ी क्षेत्रों में काम कर रही हैं, पर ऐसा नहीं है। कुछ लोग इसको क्या कर रहे हैं कि उनके कुछ सुविधा दे रहे हैं हम स्त्रियों को, इस अकॉर्डिंग उनको देखा जा रहा है, इनकी सेवा के माध्यम से। ये नहीं कि उनका अधिकार है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ें या स्वास्थ्य की सुविधाएं भी उन्हें प्राप्त हों या सामाजिक गतिविधियों में या राजनीति में वो आगे बढ़ें, ऐसा कुछ नहीं। उनके ऐसा लग रहा है कि हमने ये थोड़े रूल बना दिए हैं और इनको ये हम सेवाएं दे रहे हैं। इस तरह का दृष्टिकोण लैंगिक असमानताओं और दमनात्मक स्थितियों को कम करने में मदद नहीं करता। यानी कि जो हमारा दृष्टिकोण ऐसा होगा कि हम किसी को थोड़ी बहुत सुविधा दे रहे हैं, तो सुविधा का मतलब क्या होता है कि हम थोड़ी दिनों के बाद ख़त्म हो जाती है सुविधा। किसी अगर हम समझे कि हक है, उन स्त्रियों का भी हक है कि शिक्षा में वो आगे बढ़े, स्वास्थ्य की सुविधा में या नौकरी में, या बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ स्त्रियों की नहीं है, पुरुषों को भी। अगर ये दृष्टिकोण चेंज हो
तभी स्त्रियों का विकास हो सकता है। और जब हमारा दृष्टिकोण ऐसा होगा कि हम इन्हें ये सुविधा दे रहे हैं, तो ये बदलाव नहीं हो सकता। बदलाव तब होगा जब हम ये सोचेंगे कि बराबर का हक उनका, स्त्रियों का भी है, जितना पुरुषों का है उतना ही स्त्रियों का है। तभी उनके साथ शोषण और उनका विकास, ये सब तभी सारी चीज़ें संभव हैं। पितृसत्ता प्रणाली एक नारी के जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव डालती है, ये तो बात है। यानी कि पितृसत्ता होता है पिता से जो प्राप्त होता है, यानी कि पहले से पितृसत्ता चल रहा है। पुरुष ही पिता, पुरुष जैसे बेटा है, बेटा के जैसे बाप की प्रॉपर्टी बेटा को मिल रही है, फिर उसके बेटा को मिलती है, उसको बेटा को मिल गई। इस स्त्रियों की कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया है, यानी कि स्त्रियों को कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है। बाप की प्रॉपर्टी है, जो माँ बाप की प्रॉपर्टी में सिर्फ जो लड़का ही भागीदारी होता है, लड़कियों का कोई हक नहीं होता। बस शादी करके चली जाएंगी, बस इतनी जिम्मेदारी होती है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको पुरुषों के अकॉर्डिंग जितना हक लड़के का उतना लड़की का भी होना चाहिए माँ बाप की ज़मीन में। उदाहरण, आधुनिक अर्थव्यवस्था में नारी के रूप में ना तो रोजगार के अधिकारिक क्षेत्रों में समान पहुंच है, यानी कि जो रोजगार के क्षेत्र में भी उनमें समान पहुंच नहीं है, और ना ही सामान्य पुरुषों व महिलाओं के कोई समान वेतन प्रदान, यानी कि मैंने बात तो कही है कि पुरुषों के अकॉर्डिंग उन्हें वेतन नहीं मिल रहा। कहीं भी काम कर रही हैं, कंपनी में काम कर रही हैं, काम के घंटे चाहे महिलाओं को ज़्यादा है या इंटेलिजेंट ज़्यादा है वो पुरुषों से, फिर भी उनका काम जो वेतन है उन्हें निम्न दृष्टि से देखा जा रहा है। काम के क्षेत्र में भी उन्हें निम्न दृष्टि से देखा जा रहा है। ये नहीं कि वो कितनी इंटेलिजेंट है या उनका कार्य करने का तरीका कैसा है या निर्णय लेने में कैसी है, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनके सिर्फ लिंग के आधार पर ही आंका जा रहा है कि वो स्त्रियां हैं। ये था एक ही काम के लिए महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम भुगतान किया जाता है। यानी कि मैंने बताया कि एक ही काम है, जो जैसे मान लो सपोर्ट एक ही काम, जो काम स्त्रियां कर रही हैं वही पुरुष कर रहे हैं, पर ऐसा अब स्त्रियों को जो वेतन है वो पुरुषों के अकॉर्डिंग कम दिया जा रहा है, पर काम तो एक ही है। अब दोनों लोग काम बराबर घंटे कर रहे हैं और काम एक ही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसे बराबर ही मिलने चाहिए, उनका वेतन होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। स्त्रियों का वेतन कम है, पुरुषों का ज़्यादा है। उनके पास स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए स्थान व संस्थाओं तक पहुंच का भी अभाव है। यानी कि जो महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो तो थोड़े बहुत चला दिए सरकार ने, वो उन तक पहुंच नहीं है, और जो संस्थाएं हैं उन तक भी महिलाओं की कोई पहुंच नहीं है। यानी कि उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए कुछ ज़्यादा संस्थाएं नहीं हैं। घर में भी जीवन साथी चुनने से लेकर परिवार का आकार नियोजित करने तक उसकी निर्णय शक्ति, यानी कि घर में जब वो जीवन साथी चुनने से लेकर परिवार का आकार नियोजित करने, यानी कि उसे किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी है, ये घर के बड़े ही लोग यानी कि पिता ही निर्णय लेते हैं। इसलिए इसमें कहा है पितृसत्ता प्रणाली, यानी कि पिता के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें चलती हैं। या पिता एक पुरुष ही है, ये पुरुष के अकॉर्डिंग ही चल रही है नारी सारी। अब क्या, जैसे शादी से पहले पिता सारी चीज़ें देखता है कि पिता की जिम्मेदारी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, उनके आदर्श ही मानते हैं, वही निर्णय लेते हैं हमें किससे शादी करनी है, क्या करना है, पढ़ाई कितनी करनी है, सारी चीज़ें। फिर वही हो जाता है शादी के बाद, फिर हमारे सारे निर्णय पति लेने लगता है। पति लेने के बाद अगर हम बूढ़े हो जाते हैं, इसलिए बूढ़ी हो जाती हैं, तो वो सारे निर्णय उनका बेटा लेने लगता है। तो इस हिसाब से ये क्या चल रहा है, इस हिसाब से चल रहा है ये पितृसत्ता प्रणाली। यानी कि जो पितृसत्ता प्रणाली है, पुरुषों के हाथ में ही सत्ता आ रही है, स्त्रियों के हाथ में सत्ता नहीं पहुंच रही है। यानी कि उन्हें उनका जो उनके स्वयं के निर्णय है वो स्वयं ही नहीं कर पा रही हैं, उन्हें ये स्वयं के निर्णय लेने का अधिकार भी नहीं है, अथवा सामुदायिक नियमों व आदर्शों द्वारा परिसीमित होती हैं। महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक है कि समाज के शोषित वर्गों के प्रति रवैया बदला जाए। यानी कि महिलाओं की अगर स्थिति सुधारनी है तो महिलाओं के जो शोषित वर्ग हैं कि काम की स्थिति में उन्हें बराबर का दर्जा दिया जाए, शिक्षा के अब क्षेत्र में भी उन्हें आगे बढ़ाया जाए। ये नहीं कि लड़कियां हैं, लड़कियों की शादी करनी है, इसे 10वीं तक पढ़ा दिया या 12वीं तक पढ़ा दिया, उठा के शादी कर दी है, हमारे घर की नहीं है, ये पराए घर में जानी है, हमें इनकी शिक्षा से क्या लेना देना। ये सारी चीज़ें अपने दृष्टिकोण है हमें चेंज करना होगा।
अगर स्त्रियों का हम विकास चाहते हैं। कुछ परिवारों में देखा है मैंने, सोचते हैं कि स्त्री लड़कियां हैं क्या, हमारे घर की थोड़ी हैं, थोड़ी दिनों के बाद शादी करके चली जाएंगी, इन पे पैसे क्यों लगाने हैं, या इनकी किसी कोर्स में या इनकी पढ़ाई लिखाई क्यों करवानी। कुछ परिवार ये चीज़ें लेकर भी चलते हैं, यानी कि वो सिर्फ एक जिम्मेदारी समझते हैं, इनकी शादी होते ही उनकी जिम्मेदारी वहाँ समाप्त हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। इनकी स्त्रियों को अगर बढ़ाना है, उनकी सुरक्षा करनी है, या वो सेल्फ डिपेंड हो, तो उनके ये करना होगा कि उनकी पढ़ाई के से, ये नहीं कि पढ़ाई भी नहीं करवानी है, पढ़ाई करवाओ, उनके हर चीज़, उनके स्वयं के निर्णयों को भी स्वीकारा जाए। लक्ष्यों की प्राप्ति और पूर्ति उन्मूलक कार्यक्रमों की जगह ऐसे कार्यक्रमों पर जोर दिया जाए जिनसे महिलाएं स्वयं ही छवि और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिले। इनकी महिलाओं को ऐसे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया जाए जिनसे उनका आत्मनिर्भरता बढ़े, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट, यानी कि जो उन्हें लगे कि हम हाँ कुछ कर सकते हैं, उन्हें स्वयं अपने पैसे कमाने का तरीका बताया जाए। उन्हें हर क्षेत्र में, ये नहीं कि उनसे पीछे पीछे रखा जाए, तुम ये नहीं काम कर सकती, ये पुरुष ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। महिला विकास के साथ अब महिला सशक्तिकरण पर भी बल दिया जा रहा है, यानी कि महिलाओं को सशक्तिकरण, यानी कि महिलाओं का विकास किया जा रहा है। महिला को जूडो, कराटे, हर क्षेत्र में उनसे हर चीज़ में उनकी योगदान दिया जा रहा है, ताकि वो अपनी सुरक्षा भी कर सकें और विकास में भी योगदान दे सकें। विकास के अर्थ में केवल आय के संवर्धन से बढ़ाकर कई अन्य चीज़ों को शामिल किया गया है, यानी कि विकास में सिर्फ ये नहीं है कि आय को ही शामिल किया गया, और भी चीज़ें शामिल की गई हैं। ऐसे सामाजिक मूल्य और व्यवहार जो सशक्तिकरण के उद्देश्य की प्राप्ति में बाधक हैं या अड़चन है, उनको बदलने पर बल दिया गया है। यानी कि जो चीज़ें महिलाओं को पीछे धकेल रही हैं, या उनकी शिक्षा को लेके या स्वास्थ्य को लेके, उन चीज़ों को अब बदलने पर जोर दे रही है। ये हमारी सरकार भी कई कार्यक्रम चला रही है। इनके बच्चों की शिक्षा हो, इनकी सर्व शिक्षा अभियान भी चल रहे हैं कि सबकी शिक्षा, सबका अधिकार, और उनके स्वास्थ्य की भी अब सरकार ने चिंता कर रखी है। अब आंगनबाड़ी केंद्र खुल गए हैं, उनकी जैसे गर्भवती महिलाओं को अनाज दे रही है, राशन मिल रहा है, ये सारी चीज़ें इनकी देख रेख हो रही है। ये सशक्तिकरण शिक्षा, जानकारी को बांटने और प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि महिलाओं को सशक्त बनाना है, अब मजबूत बनाना है, तो ये क्या हो सकता है, शिक्षा, प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त, यानी कि उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। विश्व भर में नारी अधिकारवादी आंदोलन की उमड़ी भीड़ ने दर्शाया है कि अब विश्व में नारीवादी जो आंदोलन है वो हो रहा है, नारी के अधिकारों की रक्षा के लिए इस जो आंदोलन है वो चल रहे हैं। दर्शाया है कि राज्य तथा बहुराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा किए जा रहे विकासात्मक कार्य स्थानीय स्तर पर स्त्रियों के जीवन पर गहरे नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। यानी कि विकास के नाम पर जो हमारे भारत में जो एजेंसियां आके बस गई हैं, उनसे भी स्त्रियों का जीवन है वो प्रभावित हो रहा है, उनकी नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हो। ऐसे ही कंपनियां निर्धन राष्ट्रों में निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र को गठित करती है, जिससे निम्न वेतन भोगी महिला श्रम का शोषण होता है। यानी कि अब हम बात करेंगे कॉल सेंटर में क्या होता है, इनकी 8,000 सैलरी, 5,000 पर वो काम करने के घंटे निश्चित हैं, और कॉल सेंटर रात में भी हो रहा है, तो महिलाओं का क्या हो रहा है, इससे महिलाओं का जीवन भी प्रभावित हो रही है। रात में भी काम करें, घर में भी काम करें, और वेतन भी इनसे कम मिल रहा है, तो इनका महिलाओं का श्रम में शोषण हो रहा है। और ये सारी कंपनियां क्या बाहर की हैं, कॉल सेंटर, ये सब जो आके हमारे देश में बस गई हैं, वो उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। महिला संगठनों द्वारा स्थानीय संगठनात्मक रूप के फलस्वरूप महिला समूह के उदय ने असंगठित क्षेत्र यानी कि संगठित नहीं है, जैसे एक तो गवर्नमेंट टीचर होती है और एक प्राइवेट टीचर,
असंगठित होते हैं, असंगठित में आ जाती है प्राइवेट टीचर, और संगठित होती है जो गवर्नमेंट टीचर। ग्रामीण तथा गरीब शहरी औरतों की स्वायत्तता में इजाफे और अपनी आय व साधनों पर नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में अच्छा योगदान दिया है। विभिन्न सफल पहल कदमियों के बारे में ये रिपोर्ट आने लगी है। यानी कि जो असंगठित क्षेत्र है, यानी कि जो संगठित क्षेत्र नहीं है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर, वहाँ पर भी उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ रास्ते खोले हैं। पटुकोटाई में महिलाओं द्वारा खदानों के पट्टे लेने का प्रयोग सफल हुआ है। बिहार में एक गांव में समुदायों के एक संसाधनों पर पूरी तरह महिलाओं का नियंत्रण है। यानी कि महिलाओं का अब थोड़ी जगहों पे हिस्सा हो रहा है, यानी कि उनका नियंत्रण बढ़ रहा है। यानी कि बिहार में एक गांव में समुदाय के संसाधन, यानी कि जो संसाधन उनके पूरी तरह से महिलाओं के हाथों में ही है बागडोर। गुजरात में जल प्रबंधक योजनाओं ने निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ावा दिया है। यानी कि गुजरात में जो जल प्रबंधक, यानी कि उनकी जो परियोजनाएं बन रही हैं उनमें महिलाओं की हिस्सेदारी को भी बढ़ावा दिया, यानी कि उनकी जो निर्णय लेने की क्षमता है उनसे निर्णय मांगे गए हैं उसमें। इसी तरह सेवा, बैंकिंग, बीमैक्स, फोरम और अन्नपूर्णा आदि कुछ ऐसे ही प्रयास हैं जिन्होंने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। यानी कि बैंकिंग, सेवा, यानी कि सर्विस सेक्टर में भी महिलाएं जा रही हैं, बैंकिंग में जा रही हैं, ये सब चीज़ें हैं, महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाया। हाल के वर्षों में गौड़ में यह बदलाव आया है कि अब लिंग भेद विचारधारा के श्रम के लैंगिक विभाजन, महिलाओं की अधीनता तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शोध की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यानी कि अब महिलाओं को बढ़ाने के लिए उनके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिए उनकी क्या राजनीति में भी हिस्सेदारी हो, सामाजिक में हिस्सेदारी हो, आर्थिक स्तर में भी सुधार हो, इसके लिए सरकार ने उसमें ध्यान दे रही है। अब नारीवादी लेखों से प्रभावित हो गए विश्व के सभी, यानी कि जो नारीवादी, यानी कि जो नारी के अधिकारों पर जो लेख लिखते हैं उन्हें नारीवादी लेख कहते हैं। यानी कि नारी के अधिकारों पर जो लोग लेख लिखते हैं। देश के लिंग भेद संबंधों को धरातल पर समझे जाने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। यानी कि उन लेखों में नारी के अधिकारों को बताया गया है कि किस प्रकार पुरुष और स्त्री बराबर हैं, उनके अधिकारों की भी रक्षा करो, वो भी एक मनुष्य है, स्वीकारा गया था। तो महिला कल्याण हेतु संघर्ष का दिन प्रतिदिन आधार बढ़ाने हेतु सुलभ स्तर पर आना होगा। यानी कि जब महिलाओं का हमें कल्याण करना है तो उनको दिन प्रति आधार बदलना होगा, उन्हें बराबर का दर्जा देना होगा। दक्षिण से उभरती आवाजें बीना अग्रवाल, यानी कि बीना एक अग्रवाल वो जो महिला नारीवादी लेखक है। वंदना शिवा, मारिया मीजे आदि जो महिलाएं के सशक्तिकरण पर जोर दे रही हैं। यानी कि जो ये बहुत बड़ी बड़ी महिलाएं हैं। बीना अग्रवाल एक लेखक हैं, वंदना शिवा, ये सारी जो महिलाएं हैं इन्होंने नारीवादी लेखकों को, यानी कि नारी के जो अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाई है। सीमान दा बुआ ने कहा है, यानी कि सीमान दा बुआ ने कहा है, राइटर है, औरत पैदा नहीं होती, बना दी जाती है। यानी कि औरत जन्म से पैदा नहीं, कि औरत ही है या स्त्री है, ऐसा कुछ नहीं है। इस विषय पे मैं कुछ कहना चाहूँगी। औरतें पैदा नहीं होती, यानी कि जो पैदा हो रही है वो बिल्कुल औरत बन के पैदा नहीं हो रही। लिंग भेद के हमारे समाज में आके उन पर लिंग भेद होता है। जैसे बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़का बाहर का काम करेंगे, या लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी, लड़के ही बाहर घूमेंगे, या उनकी उच्च शिक्षा का अधिकार सिर्फ लड़कों को है, लड़कियों को नहीं है, कि उनकी शादी करके दूसरे घर जाना है, लड़के घर रहेंगे, लड़कों की जिम्मेदारी है, और जो जमीन जायदाद है उस पे हक लड़के का है, लड़कियों को नहीं है, उन्हें सिर्फ शादी करके वहाँ तक उनकी जिम्मेदारी निभा दी जाती है। ये सारी चीज़ें हमें बचपन से ही सिखाई जाती हैं। तो इसमें उन्होंने कहा है ना, औरत पैदा नहीं होती, बना दी जाती है।
यानी वो बिल्कुल हम उस ढांचे में डालते हैं कि तुम पुरुषों के बराबर नहीं हो। ये हमें बचपन से सिखाया जाता है कि तुम्हें हंसना नहीं है, ज़ोर से नहीं हंसना, लोगों से बात नहीं करनी है, या अपने विचार दूसरों को बताने नहीं है, या अपने अधिकारों के लिए कुछ करना नहीं है, या तुम अपने स्वयं के निर्णय स्वयं नहीं ले सकती।